नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने पेज पर अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दीपावली की खुमार आप सबके दिमाग से उतर गई होगी। आतिशबाजी और पटाखों की रौनक अब धीमी पड़ी होगी, लेकिन रोशनी की जगमगाहट अभी भी आपके दिल पर जरूर होगी। और उसी रोशनी के बीच मैंने भी दीपावली की फुलझड़ियों को छुड़ाते हुए भारत सरकार को जो अपना प्रपोजल मैंने तैयार किया था उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहां तक पहुंचा भी दिया। हालांकि उन्हीं फुलझड़ियों के बीच तमाम आलोचनाएं शुरू हुई। हमारे लगभग 90% साथियों ने हमारे उस कार्य की सराहना की, लेकिन कुछ इक्का दुक्का सिरफिरे, जिनको हम कह सकते हैं, जो दिमाग से काम कम लेते हैं, अपनी जबान से या अपने अंगुलियों से काम ज़्यादा लेते हैं, उनको फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे कुछ न कुछ लिखने का विरोध में मेरे एक नशा सा छाया रहता है। जैसे वो मेरी पोस्ट की इंतज़ार करते रहते हैं कि मैं कोई पोस्ट फेसबुक पे डालूं या व्हाट्सएप पे डालूं तो तत्काल उसकी आलोचना वो शुरू कर दें। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आपने इस लिफाफे में क्या लिखा है उसकी पोस्ट आपने नहीं डाली। हमारे कुछ साथियों ने कहा आपने रसीद नहीं पोस्ट किया। कुछ ने कहा कि आपको 25 प्रतियों में भेजना चाहिए था, एक प्रति में आपने भेज के कौन सा तीर मार लिया। और यहाँ तक कुछ साथियों ने कह दिया कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता में बाधक बन रहे हैं और आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। अब मैं इससे पहले कि अपना आज का बहुमूल्य क्लास आरंभ करूं, जिसके लिए मैं आपके बीच आया हूं, मैं सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत लंबी इस बात को खींचने का मतलब नहीं है। जब मैं अपनी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लिख रहा था तब भी लोगों ने आलोचना की थी। जब मेरी किताबें पोस्ट होने लगी तब भी लोगों ने उसके मूल्य को लेकर के आलोचना किया। फिर इसके बाद मुझे नोटिस पे नोटिस लोग भेजने लगे, तमाम लोगों के सलाह पर, तमाम लोगों के कहने पर। और जिन लोगों ने सलाह दिया था या जो लोग सलाहकार बने थे उस समय, वो सब आज उभर करके बरसाती मेढक की तरह एक बार फिर तालाब से कूद के, जब वो कूद के बाहर आते हैं और जब मैं उनको खेदता हूं तो फिर वो कूद के तालाब में गिर जाते हैं। यही लोग कहा करते थे कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अगर इतने विद्वान हैं तो उन्होंने अभी तक अपनी आईडीसी को प्रपोजल क्यों नहीं भेजा, अभी तक आईडीसी के संपर्क में क्यों नहीं आए। और आज जब मेरी आत्म प्रेरणा से, डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मा की प्रेरणा से, या मेरे अनेक साथी, मैं आज इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैंने 11 लोगों की एक अपनी कमेटी बनाई है जो प्रपोजल कर्ता में सम्मिलित हैं। हमारे 2 साथी उसमें हमारे हरियाणा के हैं, एक साथी हमारे पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे 4 हैं और गुजरात के साथी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के भी साथी हैं। इस तरह हमने कुछ साथियों को मिला करके अपनी एक 11 की टीम बनाई है और उस टीम के माध्यम से अभी हमने भारत सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, भारत के प्रधानमंत्री को, आईडीसी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन को, हमने अपने प्रपोजल का एक हलफनामा दिया है, एक तरीके से जिसको आप हलफनामा ही कह सकते हैं, कि मैंने उनको बताना चाहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के में हमारी सोच या हम लोगों की सोच या हमारी वैज्ञानिक पकड़ किस तरीके की है। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। हमने अपना मत प्रस्तुत किया है। हम उसको प्रपोजल ना माने, प्रपोजल तो जो लोग दे चुके हैं मान्यता की लाइन में, वो प्रपोजल दे करके अपनी मान्यता लें, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। मैंने अपने मत को प्रस्तुत किया है कि हम और हमारी टीम, डॉक्टर रमाशंकर जी अगर होते तो उनके नेतृत्व में ये बात हम लोग करते। आज रमाशंकर जी की प्रेरणा से मैं अगर हूं आप सबके बीच, तो मैंने अपने सिग्नेचर से, अपने साथियों के सहयोग से, हमारे साथियों ने हमारा उत्साह बढ़ाया कि नहीं, ये काम पूरा होना चाहिए। हमने इसको पूरा कर दिया। हमने कब पूरा किया, क्यों पूरा किया, इसका समय जब निश्चित होता है तो वही काम अपने समय पर होता है। हमारे एक मऊ के आरटीआई विशेषज्ञ हैं जो आरटीआई, हर बात की आरटीआई मांगते हैं। उनका कहना था कि आपने अनाउंस पहले किया था, रसीद आपने बाद में डाली, पोस्ट आपने लिफाफे पहले दिखाए। इन सब से क्या मतलब है? मतलब यह है कि मेरी रजिस्टर्ड डाक इन सभी लोगों को जा चुकी। वो कब गई, कैसे गई, कब पहुंची, उसका क्या पालन हुआ, अब वो सब समय बताएगा।
सिर्फ एक पॉजिटिव बात यह है कि मैंने ना तो किसी की आलोचना की है अपने पत्र में, न मैंने किसी का विरोध किया है। मैंने सिर्फ अपनी बात की है। अपने साथियों की तरफ से भारत सरकार और उसके स्वास्थ्य मंत्रालय को मैंने अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति जो मेरी धारणा है, जो मैंने पिछले 37 वर्षों में अपने आप को शोध करके, जो कुछ अध्ययन करके या रोगियों के साथ सतत प्रयास करके जो मैंने प्राप्त किया था अब तक, या जो मैंने खेती बोई थी, मैंने उसी की फसल को काट करके उसका एक नमूना भेजा है भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को। देखते हैं कि हमारा नमूना उन्हें कितना पसंद आता है, उसके बाद ही तो उसकी खरीद होगी। आमतौर से जब बाजार में हम कोई सामान बेचते हैं तो या तो हमारे जो एमआर लोग दवा बेचते हैं वो पहले एक सैंपल देते हैं, या अन्य चीज़ों पर आप जाते हैं तो बानगी लेते हैं, जरा देख लें जरा आपका चावल कैसा, आपका दाल कैसा, उसको हाथ में 4 बार 5 बार देख करके तब कहते हैं अच्छा 2 किलो 4 किलो दे दीजिए। उसी तरीके से मैंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो मेरा नैतिक दायित्व था कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपनी बातों से अवगत करा दूं। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास बहुत से लोगों के पत्र जाते रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपने मत दिए हैं। मैंने भी अपना फर्ज अदा किया है उत्तर प्रदेश के निवासी होने के कारण। आज रात मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के अध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र तैयार कर रहा हूं। वही पत्र चला जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है इस पत्र में। अब इसकी आलोचना हो या इसकी कट निंदा हो, अब तो आलोचना और निंदा सुनते मुझे लगभग 1.5 वर्ष 1 वर्ष बीत गया है। तमाम तरीके की धमकियां भी मिली, तमाम लोगों ने मुझको अलग अलग शब्दों से नवाजा भी, तो अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का है कि भारत सरकार के पास अब तक जो बातें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में गई हैं, अगर वो आईडीसी नहीं समझ पाई तो मैं देखना ये चाहता हूं क्या मेरी बातों को भी उनके समझ में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो स्वागत है, नहीं आता तो मुझे कोई उसका गुरेज नहीं है। मैं मान लूंगा कि मैं असफल रहा, मेरी बातों को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है या हार मानने की बात नहीं है। जो खिलाड़ी मैदान में गिरता वही फिर नए उत्साह के साथ फिर खड़ा होता है। तो मैं एक बार हार जाऊंगा तो फिर कोई नया प्रयास करूंगा। अब रह गई बात कि 25 प्रतियों में जाना चाहिए या 2 प्रतियों में जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता कि मुझे कितने प्रतियों में भेजना चाहिए। मैं बिल्कुल अननोन पर्सन हूं। मैंने अपनी बात को अपने तरीके से, अपने स्टाइल में, जो मेरी स्टाइल है कार्य करने की, मैंने उस स्टाइल में काम किया है। हमारे एक पडरौना के साथी हैं जिनके नाम की बड़ी चर्चा आज फेसबुक पे रही, मेरे कमेंट पे बड़े लंबे लंबे कमेंट लिखते रहे और उन्होंने लिखा कि मैं 5 क्लास फिजियोलॉजी की और 4 क्लास फार्मेसी की पढ़ाता हूं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है तो उन्होंने उल्टा सवाल किया कि कालिदास की और रहीम की और हिटलर की और तमाम लोगों का उसमें नाम दिया कि उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी। यानी ये कहना ये चाहते थे कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जानकार भी हैं लेकिन इनकी शैक्षिक योग्यता न पूछी जाए। और जब मैंने उनकी आईडी खोल के देखा तो उनकी जन्मतिथि थी 1988, यानी जो डेट ऑफ बर्थ मेरे बड़े लड़के की है। तो अब मैं क्या बताऊं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसे ऐसे लोग मेरी बातों की टिप्पणी की आलोचना कर रहे हैं जिनको खुद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझने में और जानने में अभी बहुत समय लगेगा। मैं उसके बाद एक और साथी उन्हीं के निकल के आए, उन्होंने भी लिखा कि आप तो बड़े विद्वान बन रहे हैं। तमाम तरह की टिप्पणियां आप सबने पढ़ी होंगी, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस तरह की आलोचनाएं, इस तरह की टिप्पणियां केवल आप स्वयं हंसी के पात्र बन रहे हैं, क्योंकि हमारे हर कार्यों को चाहने वालों की संख्या लगातार फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर देखी जा सकती है। विभिन्न ग्रुपों में जो हमारे प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त हो रहा है वो भी लोग देख सकते हैं। और कुछ तो कमेंट कराए जाते हैं, कुछ कमेंट लोग करना नहीं चाहते तो उनसे पीछे से बैकिंग की जाती कि नहीं आप ऐसा लिखिए, तो उनका भी स्वागत है। लोग अपने मन की भड़ास निकालते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आइए आप सबको एक बार फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हैं। छठ माता आप सबके परिवार के लिए मंगलमयी कामना के साथ आपको शुभ आशीर्वाद दें। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। हमारे हीरामन जी बच्चा शंकर बहुत दिनों से लगातार हमारे पास एक सब्जेक्ट भेज रहे थे कि सर आप मुंह के छालों की बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैंने इस पर चर्चा की थी और मुझे खुद वो सीरियल याद नहीं था कि मैंने किस क्लास में कहा, चूँकि मैं क्लास नोट ही नहीं कर पाता हूँ वर्तमान में। आज जरूर मैं इस बात से खुश हूँ कि रेगुलर क्लास में मैं 292 क्लास पर आज आपसे बात कर रहा हूँ। और अगर हमारे यूट्यूब और विभिन्न इंटरव्यू मिला लिया जाए तो मैं 350 के ऊपर पहुँच चुका हूँ।
और इसीलिए अगले 14 नवंबर को हमारा जो क्लास होगा प्रयागराज से सीधा लाइव प्रसारण, वो सब आप सुनना ना भूलें। मैं 14 नवंबर को दिन में 1 बजे आपको संबोधित करूंगा। मुंह के छाले या जिसको हम एप्था कहते हैं, उसके विभिन्न नाम हैं। कुछ लोग उसको थ्रश कहते हैं, कुछ लोग स्टोमेटाइटिस का नाम देते हैं, कुछ लोग उसको एप्था कहते हैं। अलग अलग तरीके के नाम उसमें हैं, अलग अलग थोड़ी सी डिफिनीशन और थोड़े से उसके कैरेक्टर्स को देखते हुए ये नाम रखे गए हैं। देखिए, मुंह के छालों के जहाँ तक बात है, मुंह के छाले आमतौर से हमारे एलिमेंट्री कैनाल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट से निकलते हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट कई तरीके के होते हैं। हम कोई गर्म चीज़ खा लें, गरिष्ठ भोजन कर लें, ऐसा भोजन कर लें जो सुपाच्य हमारे लिए ना हो, या हम कोई ऐसा पेय पदार्थ ले लें जो हमारे माउथ कैविटी के जो अंदर की परत है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, उसको सूट ना करे, या म्यूकस मेम्ब्रेन की छाल हमारी जल जाए। गर्म चाय पी लें, गर्म दूध पी लें, या गर्म खाना खा लें। एक तो मुंह के छाले इससे पड़ जाते हैं जो अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं हमारे माउथ कैविटी के अंदर टेम्परेचर को लेके। और दूसरा परिवर्तन हमारे कॉन्स्टिपेशन से, यानी 90% तो मुंह के छाले कॉन्स्टिपेशन से होते हैं, या किसी दवा के रिएक्शन से भी होते हैं, जिसके साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं। तमाम ऐसी दवाएं मार्केट में हैं जिसको आमतौर से लोग जल्दबाजी में उसका सेवन कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुंह के छाले आपके पेट संबंधी बीमारियों से आपके मुंह में पहुंचते हैं, यानी आपके माउथ पार्ट पर पहुंचते हैं। अंदर से बनने वाली गैस जो भी आकर के माउथ कैविटी तक आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करती है। हमारे तेजी से चटपटे पदार्थ, तमाम तरीके के ऐसे पदार्थ जो खाने से हमारे जीभ को एक तरीके से तीखापन लगे। थोड़ा सा मौसम के बदलाव के कारण मेरे आवाज़ भी कुछ बदली हुई है, और मुझे भी चूँकि दीपावली में घर की पेंटिंग आज चल रही थी, तो थोड़ा बहुत देर सवेर के कारण कुछ मुझे भी सर्दी और जुकाम का असर लग रहा है। लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ इस लायक है कि मैं आपसे बात कर सकूं, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आपके टॉन्सिल का बढ़ जाना, टॉन्सिल अगर ज़्यादा दिन तक बढ़ा हुआ है तो उसका साइड इफेक्ट हमारे माउथ कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन पर पड़ता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, उसमें लालिमा आ जाती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जब कट कट के टूट टूट के आपके जीभ पार्ट पर गिरता है तो जीभ पर भी छाले पड़ जाते हैं, लालिमा आ जाती है। फिर आप जब गर्म पेय पदार्थ या गर्म भोजन करते हैं तो आपको वो जलन होती है। आप तीखा कोई पदार्थ खाते हैं तो आपको जलन होती है। आजकल के प्रचलन में विभिन्न प्रकार के गुटखे, पान पराग और पान मसाले का जो प्रयोग होता है, उससे भी मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये सारा का सारा इफेक्ट हमारे कॉन्स्टिपेशन से जरूर जुड़ा हुआ है। यानी अगर हमारी कब्जियत है तो कॉन्स्टिपेशन है, तो ओल्ड कॉन्स्टिपेशन में मुंह के छाले लगातार बने रह जाते हैं। ऐसे केस देखे गए हैं। किन्हीं दवाओं के रिएक्शन से छाले 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। हमको तेज फीवर हो गया, हमने कुछ ऐसी एंटीबायोटिक दवाएं ले लिया या अन्य चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लिया जो साइड इफेक्ट दे रहे हों, बुखार ठीक हुआ तो कहीं न जाकर के हमारे सॉफ्ट पार्ट पर, सॉफ्ट स्किन में हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, या नाक के आसपास की, नाक के अंदर की झिल्लियाँ होती हैं, हमारे गले के आसपास के थ्रोट का पार्ट होता है, गले में भी हमारे छाले पड़ जाते हैं। तो थ्रोट, नोज और माउथ कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमको सबसे पहले विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन आरंभ कर देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तीखा मिर्च मसाला हमेशा खाते हैं और उनका पेट हमेशा साफ होता रहता है, फिर भी उनके छाले पड़ जाते हैं। यहाँ पे 2 बात समझने वाली है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तीखा, तेज, चटपटा हमेशा खाते हैं और उनका पेट साफ रहता है, उनको कॉन्स्टिपेशन शिकायत नहीं रहती, फिर भी उनके मुंह में छाले पड़ते हैं। तो वो जो मुंह में छाले पड़ते हैं वो ये भी हो सकता है मुंह में कोई घाव हो जिसका साइड इफेक्ट हो रहा हो, जिसका पस वहाँ से गिर के आगे आसपास की कोशिकाओं को डैमेज कर रहा हो, या दांतों में, मसूड़ों में कोई दिक्कत हो, पायरिया का रोग हो, उससे भी जो पस टेंडेंसी है वो पस जा करके हमारे माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है, उससे भी छाले हो सकते हैं। जीभ में हमारे कोई घाव हो जाए,
ब्रश आदि करते समय हमारा मसूड़ा कट जाए। कई कारण हैं हमारे मुंह के छाले बनने के। अब सावधानी के साथ साथ हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसकी चिकित्सा किस दृष्टिकोण से करेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम सबसे पहले अगर ये देखें तो हम L3 का चुनाव करते हैं, क्योंकि L3 हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट रिस्पांस देती है। इसलिए L3 के साथ हम अगर C1 और C7 प्लस L3, और चूंकि घाव अगर कोई है या स्वेलिंग है तो वहाँ पर हम BE का प्रयोग भी करते हैं। और सभी दवाओं को हम 20-20 ड्रॉप दिन में 4 बार से 5 बार हम रोगी को देते हैं। और इसी का हम हल्के गुनगुने पानी में, जितना वो पानी सह सके उससे हम कुल्ला भी कराते हैं, कुछ देर मुंह में रख करके उसको कुल्ला करके थूक दे। C7 और GE का अलग से प्रयोग कराते हैं। अगर हमारे गले में छाले हैं तो वहाँ पे हम P3 भी लेते हैं और C13 भी लेते हैं और साथ में C7 और GE भी लेते हैं। यानी अगर गले तक ये छाले पड़ गए हैं तो हमको दूसरा फार्मूला भी देना पड़ेगा, C7, P3, C13 और GE। चूंकि G का काम है पस टेंडेंसी को रोकना, तो G जब हम देते हैं तो वहाँ पर पस नहीं बनने पाता या स्वेलिंग में जो रप्चर्ड टिश्यू के जो है वो फिर रिपेयर होने लगते हैं। इस नाते हमको इन दवाओं का चुनाव करना पड़ता है। सुबह शाम हम सुबह खाली पेट CNS का प्रयोग कर सकते हैं और रात में सोते समय CNS और WE का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे रोगी आराम से भोजन करके सोए। खाद्य पदार्थों में हमको हरी साग सब्जियों का सेवन करना है, ज़्यादा तीखे और मिर्च मसाले का सेवन नहीं करना है। पानी हमको साफ लेना है, जल साफ होना चाहिए, भोजन हमारा ताज़ा होना चाहिए। ये तमाम ऐसे प्रिकॉशन हैं जिसको लेने के साथ हम अपने मुंह के छालों पर शीघ्रता परिणाम ले सकते हैं। तो बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने आप अगले क्लास में। आप सबके बीच फिर नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बस्ती से यहीं पे इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया है DR अनिल श्रीवास्तव बस्ती को, तो आप फॉलो कर लें। हमारे YouTube चैनल DR अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल दबा दें, जिससे त्वरित गति से हम आपके बीच पहुंच सकें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जानकारियों को लेकर के आपके बीच आ सकें। जिन साथियों को हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अभी तक उनके पेमेंट के बाद न मिली हो, मेरा उनसे अनुरोध है कि एक बार मेरे फ़ोन कॉल की घंटी बजा दें। हालांकि मेरे पास कोई पुस्तक वापस लौट के नहीं आ रही, मैं जितनी पुस्तकों को यहाँ से पोस्ट कर रहा हूँ वो सारी की सारी पुस्तकें लोगों को मिल रही हैं। लेकिन बाय द वे, अगर आपने पेमेंट पिछले 15-20 दिन में किया हो और आपको बुक ना मिली हो तो एक बार हमको फ़ोन कॉल करके हमको रिफ्रेश कर दें, तो मैं कम से कम इस बात की जानकारी ले सकूँ कि आपकी बुक आपके घर तक पहुँची क्यों नहीं। हालाँकि मैं आपको ट्रैक नंबर दे देता हूँ, आप उस ट्रैक नंबर से सर्च कर सकते हैं कि बुक आपके पास कहाँ तक पहुँची है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में आप सब बार बार फ़ोन करते हैं कब तक आ रही है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखने के लिए मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, क्योंकि पहली पुस्तक में जो कुछ कमियां रही हैं मैं उसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में वो शिकायतें ना आए, वो कमेंट्स ना होने पाएँ, वो आलोचनाएँ ना होने पाएँ। और कुछ चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक नई रिपोर्टरी के आधार पर मैं उसको लिखना चाह रहा हूँ, तो कुछ समय लगेगा। हमने आपसे वादा किया है कि हम फरवरी में आपको बुक देंगे, ये मेरा पहला वादा है। ईश्वर करे और आप सबकी मनोकामना पूरी हो, हम इस प्रयास में लगे हैं। अब अगर उसके आगे पीछे 10-15 दिन या 20 दिन 25 दिन होता है तो उतना तो चलता है, क्योंकि प्रेस की बात है, प्रेस कितना समय लेगा, फिर बाइंडिंग में कितना समय लगेगा, वो आगे पीछे चलेगा। लेकिन मैं अपनी कलम 30 दिसंबर तक के पहले, यानी मैं 15 दिसंबर तक ही उसको समेटने में लगा हूँ, और जितनी जल्दी हो सकेगा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मैं इस बात से आपको आश्वस्त कर दूँ कि मेरे जितने भी साथी ये हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ले चुके हैं, मैंने उनके साथ अपनी पूरी ईमानदारी बरती है। उनका पेमेंट आया है और मैंने किताब वहाँ तक दी है। इस नाते प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जिन साथियों की एडवांस बुकिंग हमारे पास हो चुकी है, ये संख्या बताने की बात नहीं है, नहीं तो लोग कहेंगे कि इनको फिर अहंकार आ गया। जिन साथियों की एडवांस बुकिंग मेरे पास आ चुकी है, मैं उनको पुस्तक देने के लिए बाध्य हूँ। उनकी किताबें तत्काल जैसे मेरे पास छप के बुक आएगी, उनकी पोस्टिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस दिन मैं प्रेस को किताब दूंगा, इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लें, जिस दिन मैं प्रेस को अपनी पुस्तक प्रिंट करने के लिए दूंगा, उसके बाद किसी व्यक्ति का एडवांस स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर जो व्यक्ति हमसे किताब की डिमांड करेगा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, उसको हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन दोनों लेनी पड़ेगी, तभी मैं पुस्तक दूंगा। इसको स्पष्ट मान लीजिए कि मैं इस नियम का पालन बहुत सख्ती से करूंगा। कारण उसका है, उसका कारण भी स्पष्ट कर दूं
कि हमारे बहुत साथी सोचते हैं एडवांस बुकिंग करके क्यों अपना पैसा 500 रुपया फंसाए, पता नहीं बुक आए या ना आए, दें या ना दें। तो उसका एक उदाहरण मैंने दे दिया कि मैंने हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थी, जिनकी एडवांस बुकिंग थी, मैंने सबके घरों में बाइज्जत उनको पहुंचाया। और अगर नए लोग हमारी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं तो नए लोगों को हम इस बंधन में बांध देंगे कि अब आपको अगर लेना है तो मेरी दोनों किताबें लीजिए, नहीं तो मेरी कोई किताब मत लीजिए। इसलिए अगर अभी भी 15 दिसंबर तक आपकी एडवांस बुकिंग जिन लोगों की 500 रुपये से मेरे पास हो जाएगी, वो सब हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हकदार होंगे और हम उनको भेजने के लिए बाध्य होंगे। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में नई बातों के साथ, नए चैप्टर के साथ। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि।